नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली शाम 8 बजे जैसे कि हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न जो है वो करा रहे थे, उसी में हम एक और नया सब्जेक्ट यहाँ पर जोड़ रहे हैं। वो है आपका हिंदी का सब्जेक्ट, जिसमें हम इसी प्रकार 20 प्रश्न जो है वो देखेंगे। जैसे कि इससे पहले हम अलग अलग सब्जेक्ट के देख रहे हैं, तो ये हमारा होगा पार्ट नंबर 1, जिसके अंतर्गत टोटल हम 20 प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम देख रहे थे जैसे कि कंप्यूटर के प्रश्न, जैसे कि ईवीएस के प्रश्न, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में आपको अलग से प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर 20-20 प्रश्न करके आपको पार्ट वाइज प्रश्न जो है वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हिंदी के प्रश्न हैं यहाँ पर जितने भी हैं, लगभग सभी एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेनली यहाँ पर सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपके पेपर है उनको जो है वो फोकस किया गया है। परंतु पेपर में आने वाले जो यहाँ पर प्रश्न है वो सभी एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न है आपका, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन 1 द्रविड़, ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रिक, ऑप्शन 3 भारोपीय और ऑप्शन 4 चीनी तिब्बती। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 भारोपीय जो है वो सही हो जाएगा। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार की जो है वो भाषा है। भारोपीय भाषा परिवार क्यों कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है वो समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी है, रूसी है, प्राचीन फारसी है, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, ये जो तमाम भाषाएं आप देख पा रहे हैं इसी समूह से संबंध रखती हैं, इसीलिए इसे भारोपीय भाषा परिवार भी जो है वो कहते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, या पाली प्राकृत से, या वैदिक संस्कृत से। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि हिंदी भाषा का जन्म जो है वो इन चारों में से किससे हुआ है। लगभग सभी प्रश्न आपके इस प्रकार वन लाइनर ही हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर उत्तर बताता जाऊंगा। लगभग 5 से 10 सेकंड तक का समय सभी में आपको सोचने के लिए अवश्य यहाँ पर दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अपभ्रंश जो है इससे हिंदी भाषा का जन्म जो है वो हुआ है। और ऐसा भी माना जाता है कि अपभ्रंश जो है इसकी अंतिम जो है अवस्था, जिसका नाम है अवहट्ट। नाम शायद आपने अवश्य सुना होगा, क्योंकि काफी बार आपको देखने को मिलता है। अवहट्ट जो है इससे हिंदी का उद्भव जो है वो स्वीकारते हैं, जो कह सकते हैं आपसे अग्रणी हैं, या कह सकते हैं हिंदी भाषा के साहित्य व जानकार हैं। और एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आपने अवश्य सुना होगा। इन्होंने इसी जो अवहट्ट है इसको पुरानी हिंदी नाम दिया है। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी अवहट्ट को पुरानी हिंदी का नाम भी जो है वो दिया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका अगला है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ जो है वो क्या है? बिन मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, या दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। आपको बताना है पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ जो है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। ये जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसके आगे एक और लाइन होती है, जे आचरहि ते नर न घनेरे। ये जो लाइन है वो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है उनके द्वारा रचित है। और इसमें ये बताया गया है कि दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन स्वयं जब उन उपदेशों पर अमल करना होता है तब जो है ये कठिन होता है। तो ये आपका ऑप्शन 2 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, अवधि है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, या देवनागरी है। 4 ऑप्शन है,
आपको बताना है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 खड़ी बोली जो है वो सही हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली यहाँ पर सही हो जाएगा। जो खड़ी बोली है हिंदी का कह सकते हैं वह रूप है जिसमें जो संस्कृत के शब्द हैं उसकी बहुलता करके जो वर्तमान हिंदी भाषा है उसकी सृष्टि हुई है। तो समझा आपने कैसे जो खड़ी बोली है उससे वर्तमान हिंदी जो है वो आई है, तो इसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके जो है इसका निर्माण हुआ है। इसी प्रकार उर्दू भाषा के यदि संबंध में बात करें तो उसमें इसी में फारसी और अरबी के शब्दों की अधिकता करके वर्तमान में उर्दू भाषा की सृष्टि जो है वो की गई है। तो ये इस प्रकार से जो है वो बनी हुई है। खड़ी बोली के संबंध में आप ये कह सकते हैं कि खड़ी बोली से तात्पर्य उस बोली से है जिस पर ब्रज भाषा या अवधि आदि की छाप जो है वो ना हो, तो वो आपकी खड़ी बोली होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 5वां। शुद्ध वर्तनी का आपको इसमें चयन करना है। 4 प्रकार से यहाँ पर परिणति करके लिखा हुआ है, अलग अलग आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इन चारों में से आपको छांटना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि परिणति जो है ये आपकी शुद्ध वर्तनी होती है। अर्थ इसका बात करें तो झुकाव या नति के संबंध में जो है आता है। आपको अधिकतर फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिलता है या मैथ में भी देखने को मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 6ठा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी है और सुसुप्ति या सुसप्ति इस टाइप से अलग अलग 4 प्रकार से लिखा गया। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाला आपका सुसुप्ति जो है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से लिखा जाता है, एक बार देख लीजिए, ऑप्शन में आए तो गलत ना करिएगा। सा और शु दोनों वाले जो सा है उसमें जो है छोटे ओ की मात्रा लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। अभिषेक का सही संधि विच्छेद आपको छांटना है। अभि प्लस सेक, अभि प्लस सेक, इस प्रकार से अलग अलग शाह का यूज किया गया है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए मैं इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराता रहूं। बात कर लेते हैं चलिए अब उत्तर की कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 अभी प्लस सेक, ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो बस ध्यान देने वाला यहाँ पर क्या है कि कौन सा वाला सा जो है यहाँ पर आता है, क्योंकि आपका जो अभिषेक लिखा जाता है उसमें देखिए आप षटकोण वाला सा आया है। तो बस आप यहाँ पर यही गलती कर सकते हैं कि इसी को टिक जो है वो कर देंगे। तो बस इतना सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभिषेक में ये वाला जो है वो सा आता है। बाकी रूल रेगुलेशन की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल आपको प्रश्न प्रैक्टिस जो है वो करा रहा हूँ। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां। स्वर संधि के कितने जो है वो भेद हैं। 3, 4, 5, 7 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि स्वर संधि के कितने जो है वो भेद होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आप सभी जानते हैं स्वर संधि के कुल 5 भेद जो है वो होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। एक होता है आपका दीर्घ संधि, दूसरा होता है आपका गुण संधि, तीसरा होता है आपका वृद्धि संधि, चौथा होता है आपका यण संधि और पांचवा और आखिरी होता है अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार होते हैं आपके, जो कि आपको रटे होने चाहिए स्वर संधि के भेद। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां। प्रश्न आपका अगला है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं है। सुयोग, सुरेश, विदेश या अत्यधिक, आपको बताना है इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। सुयोग, सुरेश, विदेश या अत्यधिक। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। सुरेश जो है इसमें उपसर्ग रहित शब्द है। आप सोच रहे होंगे ये सु है, तो सु नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप सु को हटा दें, अलग कर दें, तो रेस आपका एक सार्थक शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से भी आप काट सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है वो सही होगा। देखते हैं
अपना अगला प्रश्न 10वां। 10वां प्रश्न कह रहा है देवासुर में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा या कर्मधारय समास होगा? आपको बताना है देवासुर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका द्वंद्व समास यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आप समास विग्रह करेंगे तो देव और असुर करके भी कर सकते हैं, देव से असुर करके भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर समास विग्रह हैं, पर मुख्य तौर पर देव और असुर की बात की जा रही है, तो द्वंद्व समास आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो देशज शब्द है। 4 ऑप्शन है, बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका लोटा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका देशज शब्द के अंतर्गत जो है वो आता है। आपने नाम भी अवश्य सुना होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आप पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपका भाववाचक संज्ञा जो है वो नहीं है। तो आपका मिठाई यदि भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी संज्ञा है? ये एक जातिवाचक संज्ञा जो है उसके अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा जो है उसमें आता है। और बात करें जातिवाचक संज्ञा की कि वो क्या होता है, तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल बात करें, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, पुस्तक है, कार है, ट्रक है, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यही चीज यदि बात करें स्थान के संबंध में, ये तो मैंने पहले वस्तु के संबंध में बताया। स्थान में जैसे कि आपका स्कूल हो गया, यदि स्कूल आप कहेंगे तो पर्टिकुलर किसी एक स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, सभी स्कूलों की बात कर रहे हैं। सेम यही चीज शहर हो गया, शहर बात कर रहे हैं तो किसी एक शहर की बात नहीं हो रही, सभी शहरों की बात हो रही है। इसी प्रकार नदी हो गया, बगीचा हो गया, जो कि आपके जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 13। अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय? आपको बताना है कि अविकारी शब्द इनमें से कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 अव्यय जो है वो सही हो जाएगा। अविकारी शब्द होते क्या हैं? तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, इसी कारण इन शब्दों को अव्यय जो है वो भी कहा जाता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका कुछ भी व्यय ना हो, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसका अर्थ यदि आप निकालेंगे, यानी कि ऐसे शब्द जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर रूप ना बदले। बस मेन जो पॉइंट है वो यही है कि ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप ना बदले, वे आपके अव्यय शब्द जो है वो कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। प्रश्न कह रहा है कि वारिद का पर्यायवाची शब्द है कमल, चंद्रमा, बिजली या बादल? को बताना है कि वारिद का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा। डेली हम केवल और केवल 20 प्रश्न करा रहे हैं और समय है लाइव टाइमिंग की 8 बजे। तो कोशिश कीजिए कि केवल 20 प्रश्न है, इनको देखते चलिए साथ में, ताकि अच्छी अच्छी प्रैक्टिस भी आपकी होते रहे। 20 प्रश्न लगभग 15 से 20 मिनट के अंतर्गत हो जाएंगे, तो आप दिन के 15-20 मिनट भी निकाल लें तो वो भी आपके लिए जो है वो काफ़ी होगा। साथ साथ में एक पढ़ाई आपकी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहती है। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला बादल जो है वो सही हो जाएगा। तो वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल जो है वो होता है। और इसके साथ साथ बादल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे कि जलज, जलद, जा नहीं, जलद इसका पर्यायवाची होता है। पयोधर जो है वो इसका पर्यायवाची होता है।
मेघ आपने सभी ने सुना होगा, मेघ बरसते हैं। नीरद इसी का पर्यायवाची होता है। ये सभी बादल या कह सकते हैं वारिद के पर्यायवाची हैं। और जलधर इसी का पर्यायवाची होता है। और सारंग इसी का पर्यायवाची होता है। घन तो आप सभी ने सुना होगा। पयोद भी इसी का पर्यायवाची होता है। ये सभी पर्यायवाची हैं जो आपको पता होना चाहिए। बादल के या वारिद के पर्यायवाची ये सभी हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। अगला प्रश्न कह रहा है स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन या जंगम। चार ऑप्शन है, आपको बताना है स्थावर का विलोम शब्द इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला जंगम जो है वो सही हो जाएगा। स्थावर का विलोम जंगम जो है वो होता है। और बात करें स्थावर जो है इसके अर्थ की, तो स्थावर जो है इसका अर्थ होता है स्थिर या कह सकते हैं स्थाई। स्थिर या स्थाई इसका अर्थ होता है। जंगम इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अस्थिर या अस्थाई। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। अगला प्रश्न 16 कह रहा है सम्मुख का विलोम बताइए। उन्मुख होता है, विमुख होता है, अधिमुख होता है, प्रमुख होता है। आपको बताना है सम्मुख का विलोम शब्द इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विमुख जो है वो सम्मुख का विलोम होता है। और सम्मुख का ही एक और विलोम होता है जहां से आपको प्रश्न में फंसाया जा सकता है। वो विलोम होता है नैपथ्य, जो कि आपको ऑप्शन में लिखा देखने को मिलेगा। आप कंफ्यूज डेफिनेटली हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा सम्मुख का विलोम विमुख या नैपथ्य ये जो है वो होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। प्रश्न अगला है जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं। अद्भुत कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं, अपूर्व कहते हैं या अनुपम कहते हैं। ध्यान दीजिए चारों ही ऑप्शन आपके एकदम नजदीक के लिखे हुए हैं। कभी कभी बहुत जल्दी में आप सरल समझ के गलती कर देते हैं, परंतु चारों ही ऑप्शन आपके लगभग लगभग नजदीक हैं कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अद्भुत कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं, अपूर्व कहते हैं या अनुपम कहते हैं। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 अभूतपूर्व जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसे जो है वो कहते हैं। जल्दी बल्दी में आप अभूत अद्भुत जो है उसको भी समझ सकते हैं कि एकदम अचानक से हुआ, तो गलती ना करिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ये कैसा वाक्य है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है। चार ऑप्शन है, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है ये तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा, चौथा ऑप्शन काट सकते हैं आप। अब छांटना है आपको सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य में से कौन सा सही होगा। थोड़ा सा यदि आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो यहाँ पर एक हिंट भी दी गई है, की लगा हुआ है की। बस इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इसकी परिभाषा होती है या कह सकते हैं जो इसमें आप छाट सकते हैं वो इस प्रकार से छाट सकते हैं कि जो दो सेंटेंस होते हैं उसमें एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होता है। बस मैंने आपको हिंट दे दी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 मिश्र वाक्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मिश्र वाक्य जो का ये जो है उदाहरण दे रखा है। और डेफिनेशन की बात कर ले मिश्र वाक्य की, तो ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो वो आपका वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। इसकी पहचान में क्या क्या होता है मिश्र वाक्य में, तो कह सकते हैं जो जुड़ा होता है वो की से जुड़ा होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसको आपने देखा पहचान गए होंगे, इसको पता है। जो से जुड़ा होता है, क्योंकि होता है यहाँ पर, या कह सकते हैं जितना होता है, उतना होता है, जैसा होता है, वैसा होता है। ऐसे बहुत से टर्म हैं। तब होता है, जब होता है, या इसी प्रकार जहाँ वहाँ होता है, जिधर उधर होता है, यद्यपि तथापि होता है। ये सभी इसकी पहचान के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न लेकर आता रहूँ। इसके साथ-साथ चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि आगे भी अच्छे-अच्छे प्रश्न आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं। देखते हैं अपना प्रश्न 19, अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या होता है? कठोर ताप करना, दृढ़ निश्चय करना, साहस पूर्वक सामना करना या कठिन परिस्थिति में पड़ना। अच्छा प्रश्न है, क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो काफी नजदीक के दे रखे हैं, आप डेफिनेटली इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान से समझिए प्रश्न को, अग्नि परीक्षा देने का अर्थ जो है इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। आपने सोच अवश्य लिया होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कठिन परिस्थिति में पड़ना जो है ये आपका अग्नि परीक्षा देने का अर्थ जो है वो होता है। ऑप्शन जो देखिए पढ़ने में साहसपूर्वक सामना करना भी लग रहा है, परंतु मैंने क्या कहा, आपको ध्यान से पढ़ना है। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ होता है कठिन परिस्थिति में पड़ना, ये इसका एक्चुअल अर्थ जो है वो होता है। नॉर्मल अर्थ क्या निकल रहा है उस पर नहीं आपको जाना है, क्योंकि बहुत से ऐसे अर्थ होते हैं जो आपको इस प्रकार कंफ्यूज करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उस प्रश्न की, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? 4 ऑप्शन है, मराठी, गुजराती, सिंधी या उड़िया। ये आपके लिए प्रश्न है। ऑप्शन 1 2 3 4 टाइप करके भी आप बता सकते हैं या डायरेक्ट जो भाषा है उसका नाम टाइप करके भी बता सकते हैं। अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज का पाठ समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।